हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियोस में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कंप्लीट नोट्स एक ही सिंगल शॉर्ट वीडियोस में देखने वाले हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए अच्छे से आपको। तो देखिए, सबसे पहले क्या है रिडॉक्स रिएक्शंस, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हर एक रिएक्शंस आप देखते हो सारी क्या होती हैं रिडॉक्स। तो अपने 10th क्लास तक पढ़ा होगा रिडॉक्स रिएक्शन उसको बोलते हैं, जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हों। तो यहाँ पे मेन थिंग्स देखो, दो टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन आप पढ़ने वाले हो, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वो होती है जहाँ पे सेम कंटेनर में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा होगा, लाइक डेनियल सेल आप देखते थे, डेनियल नहीं सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिक। एंड इनडायरेक्ट में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दो सेपरेट हाफ सेल में, लाइक डेनियल सेल में देखा था आपने, वोलेटिक सेल में। और जो अपने 10th क्लास तक आप डेफिनेशन पढ़ते थे वो होती थी ऑक्सीडेशन का हाइड्रोजन की टर्म में, कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन जिसको हम बोलते थे। 10th क्लास तक आपने मोस्टली बच्चों ने इतनी सीखी होगी कि ऑक्सीजन को जोड़ना, हाइड्रोजन को घटाना ऑक्सीडेशन होता है, और हाइड्रोजन को एडिशन और ऑक्सीजन का रिमूवल रिडक्शन होता है। बट जो मेन डेफिनेशन आपने 11th क्लास में देखी होगी उसकी रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर्स में इलेक्ट्रॉन की टर्म में, उससे ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं कि इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, गेन हो रहा है तो रिडक्शन। वो हमने डेफिनेशन आपको बता रखी है। फिर आपने दो टर्म पढ़ी होंगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ही हम रिडक्शन वाला टर्म बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट को ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये उसकी डेफिनेशन, कुछ की टर्म दे रखी है आपको। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, वो हो भी सकती है और ना भी हो रिडॉक्स, लेकिन कभी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिडॉक्स में काउंट नहीं होगी सिंगल वाली में। ये अलग अलग एग्जाम्पल देख के आपको बता रखे हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर हमने फिर से एक रिएक्शंस लेगी, और ये नीट 2014 में क्वेश्चन भी आया हुआ है ऑक्सीडेशन वाले कॉन्सेप्ट से। ठीक है, जो ये अपना पहले का क्लासिकल कंसेप्ट था। और नेक्स्ट टर्म आप देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या एक्चुअल में, आप देखोगे क्या पढ़ने वाले हो इसमें। दो टाइप की एनर्जी के बारे में आप बहुत ज़्यादा पढ़ोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो मेन थिंग्स अगर हम बताएं तो आप क्या बता सकते हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो ब्रांच है अपनी फिजिकल केमिस्ट्री की जिसमें हम कन्वर्जन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल का केमिकल में या केमिकल का इलेक्ट्रिकल में, और रिडक्शन कैसे होंगे, रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, बाद में रिडॉक्स रिएक्शन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसकी हेल्प से हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को करवाएंगे। नेक्स्ट ये फ्लो चार्ट है आपका। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम किससे रिलेट करते हो, दो टाइप की एनर्जी पढ़ते हो आप, केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल, और उनके बीच में इंटरकन्वर्जन। याद रखना स्टूडेंट्स को, दो टाइप में ब्रेक कर लीजिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अलग, केमिकल अलग। इलेक्ट्रिकल जब केमिकल में बदल रही हो तो उसको हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं, और इसका रिवर्स हो जाए स्टूडेंट्स, केमिकल इलेक्ट्रिकल में बदल जाए तब हम उसको क्या बोलते हैं, केमिकल इलेक्ट्रिकल में, तो उसको हम गैल्वेनिक सेल बोल दो, आप रिडॉक्स वाली रिएक्शन, या वोलेटिक सेल बोल दीजिए। फिर ये टर्म्स आप पढ़ने वाले हो। और गैल्वेनिक सेल, ये आपने देखे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो उसके लिए गिब्स एनर्जी हमेशा नेगेटिव रहेगी, ईएमएफ प्लस रहती है। ये सारी टर्म आप पढ़ने वाले हैं। उसके बाद अगर हम मेन थिंग्स आपको बताएं फिर से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको पता चल गई, दो टाइप ऑफ सेल्स वी हैव डिस्कस, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वैसे हमने बोर्ड पे भी इसकी वीडियोस बना रखी हैं, आप वो भी चेक कर सकते हो, ये पीपीटी के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रही हैं। दोनों टाइप की एनर्जी कन्वर्जेंस के बारे में ये सिंपल रिएक्शंस दिखा रखी है, जब जिंक को कॉपर सल्फेट में, ये आप 10th क्लास में एक्सपेरिमेंट भी किया होगा आपने। नेक्स्ट कुछ टर्म्स बता रखी हैं कि गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होती है तो स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस जो खुद से हो जाए, जैसे आप समझ लीजिए एनर्जी का कन्वर्जन है हाई से लो, मान लो गर्म दूध है सपोज, थोड़ी देर बाहर छोड़ दो अपने आप ठंडा हो जाएगा, ऐसे तो ठंडा गर्म नहीं होगा ना, अपने आप नहीं होगा। अगर बाहर आपने मान लो सनलाइट में रख रखा है या कोई एक्सटर्नल एजेंसी लगाए, तो जो प्रोसेस अपने आप से हो जाए स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस जो अपने आप से ना हो। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स गैल्वेनिक सेल की रिप्रेजेंटेशन। आपने देखा होगा, दो बीकर लेते हैं, वायर से आप जोड़ देते हो, वोल्ट मीटर लगा दो, एमीटर, ताकि पता चले हमें करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि आयन प्रोड्यूस होंगे तो आयन के फ्लो से करंट प्रोड्यूस होगा। एंड आप बल्ब भी लगा सकते हो, यहाँ पे बल्ब ग्लो करेगा तब भी मतलब चल जाएगा कि हो रही है। अब आपने एक बात देखी होगी कि है ना, वायर से हम जोड़ तो देते हैं दोनों बीकर्स को, तो फिर हमें इस साल्ट ब्रिज की क्या जरूरत है, ये यूट्यूब से भी लगा रखी है, इसका क्या काम था। तो स्टूडेंट्स इसका काम ये होता है आपका, इसके दो तीन काम हैं मेन थिंग्स आप जो पढ़ने वाले हो। एक तो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगी, कैसे, अब देखो आप ये क्या देखोगे, एक बीकर में ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे में क्या हो रहा है, रिडक्शन, एक में प्लस बढ़ रहा है एक में माइनस। तो यहाँ जो साल्ट ब्रिज में हम जो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, वो आप KCl ले लीजिए, KNO3, तो वो क्या करेगा, जिसमें प्लस बढ़ रहा वहाँ माइनस प्रोवाइड कर देगा, जहाँ माइनस बढ़ रहा वहाँ प्लस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखेगा, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को रिड्यूस करेगा, सर्किट को पूरा करेगा। बहुत सारे अलग अलग यूज आप बता सकते हो इसको। अगर अगर जेली सॉल्यूशन, सेमी सॉलिड में इसको प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, और ये आपको बता रखी हैं एक बात आप ऐसे नहीं कर सकते स्टूडेंट्स कि जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है और आपने कॉपर की रोड डाल दी तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकती है, वो तो अपने को नहीं करवानी। जिस साइड ऑक्सीडेशन होगा उसको एनोड बोलते हैं और जहाँ पे रिडक्शन होगा उसको कैथोड बोल देंगे।
ये आपको फिर से बता रखा है। रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा ज़्यादा मिलता है ऑक्सीडेशन से, कि जिंक यहाँ पे ऑक्सीडेशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, कॉपर गेन कर रहा है, मेन सेल रिएक्शन लिख सकते हो। देन इसमें आपको सेल रिप्रेजेंटेशन करनी हो तो एनोड, बीच में साल्ट बेस कैथोड होती है। फिर आप दो टाइप ऑफ कंडक्टर, ये 2 मार्क्स का डिफरेंस HBSC CBSE ICSE जो भी बोर्ड है आपका वहाँ आ जाता है। देखिए 2 टाइप ऑफ कंडक्टर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक। व्हाट इज द मेन डिफरेंस दोनों में? देखो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स यहाँ पे जो मेनली कंडक्टेंस है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से है, और जो इलेक्ट्रोलिटिक होता है वहाँ आयन्स की वजह से, वो आयन प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकते हैं। यहाँ पे आपका फिजिकल चेंज ओनली होगा जब करंट हम पास करते हैं, यहाँ पे केमिकल चेंज भी होता है इलेक्ट्रोलिटिक वाले में, ठीक है। यहाँ पे कोई मैटर का ट्रांसफर नहीं होता इलेक्ट्रॉनिक में, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक में होता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है स्टार्टिंग में, टेम्परेचर बढ़ाओगे क्योंकि थर्मल मोशन मेटल बढ़ेगी ना एंड्रेंस वो, और यहाँ पे आपका क्या होता है करंट रेजिस्टेंस जनरली घटता है क्योंकि हाइड्रेशन ऑफ आयन कम हो जाते हैं। तो ये आप 5 से डिफरेंस करके हैं, जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हो। फिर हमने इलेक्ट्रोलाइट, 2 टाइप के आपने इलेक्ट्रोलाइट पढ़े होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक। स्ट्रॉन्ग वो होते थे जो कंप्लीटली आयनों में टूट जाए, वीक जो कंप्लीटली ना टूटे। ऐसे समझ लीजिए मान लो 100 आयन थे आपके पास, 100 में से 50-60 ही टूटे, वो होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। और 100 के 100 ही अपनी कंप्लीट आयनों में टूट, उसको स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। तो जब करंट आप पास करते हो किसी सब्सटेंस में तो अपने आयनों में टूटना, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट। फिर वो इलेक्ट्रोलाइट 2 टाइप के होते हैं आपके, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं वीक भी होते हैं, ठीक है। और फिर आप ये आपका बता रखा है एक्वा सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट को जब प्लेटिनम इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रोलाइज तो क्या प्रोडक्ट होंगे, ये हम आगे बताएंगे आपको। जितना डिसोसिएशन कांस्टेंट बढ़ता है ना उतना इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि जितने आयनों में टूट रहा है। ये स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी है, एग्जाम्पल्स दिए हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक के, 11th क्लास में आप पढ़ के आए हो। देखिए आपने देखा होगा जो डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल एसिड्स है ना वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, आयनों में टूट जाते हैं वो, ठीक है। अब आपको इसका रीजन कमेंट करके बताना है। ये डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूट फॉलो ऑस्ट्रोल, ये आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी। डाइल्यूशन से नंबर ऑफ आयन जो बढ़ते हैं, डिसोसिएशन वाला 11th क्लास में आता था आपका ये कंसेप्ट। ये फिर फैक्टर बता रखे हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किससे क्या फैक्टर होंगे, अल्फा फार्मूला, कितने मोल डिसोसिएट, नीचे टोटल कितने हैं, वो अलग अलग फैक्टर होते हैं स्टूडेंट। नेचर भी डिसाइड होता है किस टाइप का है, स्ट्रॉन्ग है वीक है, बॉन्ड उनके बीच में, ठीक है। सोलवेंट भी देखा जाता है। अब जैसे मान लो एक सोलवेंट पानी ले रखा है, एक आपने शहद ले रखा है, तो आपको कहते दोनों में फ्लो करे, तो शहद में तो विस्कोसिटी ज़्यादा है तो नहीं मूव कर पाओगे आप। एक पानी में जैसे स्विमिंग करते हो ईजिली कर पाते हो, लेकिन शहद में आपको स्विमिंग करने को कहते हैं हनी के अंदर, तो नहीं कर पाओगे ना। तो वो भी डिपेंड करता है सोलवेंट का, ठीक है। और डाइल्यूशन में जब डिसोसिएशन बढ़ा देते हो तो इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इनको फ्री हो जाते हैं ना थोड़े। टेम्परेचर से डिसोसिएशन ऑलवेज इंक्रीज होगा। और ये कुछ एक्स्ट्रा स्पीसीज के बारे में बता रखा है आपका। कॉमन आइन इफेक्ट आप पढ़ते थे ना, जब सेम आइन हो तो डिफरेंस, ये भी 11th क्लास में ही आपका आता था, थोड़ा सा नॉलेज के लिए आपको बता दिया। कॉमन है, जैसे सपोज एसिटिक एसिड और ये सोडियम साल्ट है, तो यहाँ पे CH3CO नेगेटिव, तो आयन दोनों में सेम है ना। डिफरेंस क्या है, एक में H प्लस Na प्लस है, तो एक आयन सेम होने से वो किस पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो थिंग सही है। देन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आप पढ़ते हो, जहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में बदल जाए, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। और यहाँ पे बता रखा है आपको एनोड के ऊपर पॉजिटिव पोल और कैथोड नेगेटिव वाले को क्या बोलेंगे, एनाइन यहाँ पे किस पे डिस्चार्ज होगा। ये रिएक्शन देखनी पड़ती है आपको कि एनोड पे कौन है, कैथोड पे कौन है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूट्रल आइटम कैसे कन्वर्ट हो रही हैं, वो सारी थिंग्स बता रखी है। ये दिखा रखा है एनोड ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, और कैथोड आपका रिडक्शन है। ये आपका फिजिक्स में आप लागू पढ़ते हो। EMF का वोल्टेज उसका रिलेशन दे रखा है आपको। फिर आपने प्रिफ्रेक्शनल डिस्चार्ज थ्योरी पढ़ी होगी। अभी के लिए अगर इतना तो नहीं पूछेंगे डिस्चार्ज थ्योरी से, बट आप पढ़ना चाहते हो तो ये इसमें देख सकते हो, बता रखा है कैसे। जब आप ब्राइन सॉल्यूशन है ना न्यूज का करते हो तो H2 हमें कैथोड पे मिलता है, Cl2 एनोड पे, सोडियम नहीं बनता। उसमें हमने एक देखा था और वोल्टेज का कंसेप्ट आता था, ठीक है। तो वो सारी थिंग्स थोड़ी सी आपको याद रखनी, 2 मार्क्स का क्वेश्चन में भी आ सकता है आपका। ये एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोलाइसिस का, क्या काम आता है, हैवी वाटर का मैन्युफैक्चर होगा, अलग अलग जो मेटल्स होती है ना उनको प्योरीफाई वाले में उसके यूज़ होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं जैसे आपने कोरोजन के स्टेप्स में देखा होगा, ठीक है, लेयर चढ़ाना। तो इन सभी डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स हैं जहाँ पे यूज़ किया जाता है इन इलेक्ट्रोलाइसिस का मेथड, टेक्निक ये यूज़ की जाती हैं। और फिर ये बताया था फेराडे लॉ ने। देखिए कुछ अब रेगुलर ब्रेन में आपसे क्वेश्चन है कि मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट किसी भी इलेक्ट्रॉन, वो कैन दिस मेथड बी यूज टू एड्रेस, कोरोजन की यूज़ करने के लिए किया जा सकता है क्या। फिर आपने देखा होगा फेराडे आया था, फेराडे ने 2 लॉ दी थी। फेराडे ने एक ने तो एक आता जितना तुम करंट ज़्यादा पास करोगे वहाँ पे उतनी वेट मास सब्सटेंस का ज़्यादा डिपॉजिट मिलेगा। W डायरेक्टली Q के, Q चार्ज था, फिर चार्ज को करंट इंटू टाइम में रिप्लेस करके फार्मूला आ जाता था ZIT, ठीक है। और नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल, ये फेराडे सेकंड लॉ में केमिकल इक्विवेलेंट वेट का, इक्विवेलेंट वेट सब्सटेंस का बाय फेराडे, एक फेराडे में 96,500 गुलाम होते हैं, ठीक है।
यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देखने मिलेंगे, नीट में भी आते हैं और वैसे बोर्ड में भी आपके आते हैं स्टूडेंट्स। एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन है 6.28 और ये आपको बता रखा है। चार्ज तो आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन पे कितना है। फैराडे सेकंड लॉ ने जब सेम करंट पास करते हो ना आप अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में, तो उनका जो मास है वो डायरेक्टली होगा इक्विवेलेंट वेट कितना है। मान लो आपने 3-4 बीकर लगा दिया, करंट सेम पास कर दिया, तो किस पे ज़्यादा सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, उसके डायरेक्टली इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। ग्राम इक्विवेलेंट वेट आपने नॉर्मलिटी निकाला होगा, गिवन मास बाई इक्विवेलेंट मास। फिर आपने इक्विवेलेंट मास के फार्मूले देखे होंगे। एक दूसरा फार्मूला इस कॉन फैक्टर के टर्म में भी होता है, वो भी आप कर सकते हो, और ये वाला करना चाहो तो ये भी कर सकते हो वेट वाले टर्म में, नहीं तो वो भी इजी होता है, उसकी हेल्प से भी आप सारे न्यूमेरिकल्स निकाल सकते हो। सीधा याद रखना है आपको, W = IT × m 96,500 m होता है। ठीक है, ये कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए बाय अवोगाद्रो नंबर। फैराडे लॉ गैसियस इलेक्ट्रोलाइट में होता है, ये दिखा रखा है आपको स्टैंडर्ड वॉल्यूम की टर्म में। इसके हम अलग से वीडियोस बना देंगे बोर्ड पे, ताकि और अच्छे से क्लियर समझ आ जाए। देखिए ये नीट का क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, साथ में आपको इनको भी देखते हुए चलना है, जो स्टूडेंट्स नीट की जो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट फ्लो करता है उसका अपोजिट रेजिस्टेंस रोकता है आपका आयन के रोकने को। वैसे रेजिस्टेंस का VI की टर्म में बताएं तो RV/I होता है, V वोल्टेज I करंट। कंडक्टेंस कितने करंट फ्लो कर रहा है, यूनिट रेजिस्टेंस की ओम होती है तो कंडक्टेंस की ओम इनवर्स हो जाएगी। ठीक है, इनवर्स में स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी ये आप फिजिक्स में पढ़ते हो, R डायरेक्टली रोल बाई रो को ही हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं, उसी रो को फार्मूला निकाल सकते हो RA/L। ठीक है, एरिया क्रॉस सेक्शन होता है, लेंथ, सेपरेशन कितने, यूनिट से क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स का। कई बार ये पूछ लेते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्विवेलेंट मोलर, टेम्परेचर बढ़ाने से डाइल्यूशन से क्या इंपैक्ट होगा, तो याद रखना स्पेसिफिक कंडक्टेंस का फार्मूला याद रखना। और जो L/A होता है ना, इसी को हम सेल कांस्टेंट बोलते हैं। L मतलब लेंथ और इसकी यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर इनवर्स, तो न्यूमेरिकल्स में आपको सेंटीमीटर में यूज करना है। ओम की यूनिट याद रखना। मोलर कंडक्टेंस, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट वहाँ के कंडक्टेंस कितना आयन प्रोड्यूस होंगे, यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल। ठीक है, ये याद रखना। इक्विवेलेंट में बस फर्क क्या आ जाता है, मोलरिटी की जगह नॉर्मलिटी यूज करना है आपको। नेक्स्ट देखो कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको, R दे रखा है, A दे रखा है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस पूछा है, इजीली यू कैन कैलकुलेट। एंड नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में भी आपको मोलर कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी मेंशन है, मोलर दे रखा है, कंसंट्रेशन, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। कोशिश करना न्यूमेरिकल्स की यूनिट जरूर लगाएं आप। फिर मोलर कंडक्टेंस और इसका ग्राफ आपने देखा होगा। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो डिक्रीज होता है आपका, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट में आप देखते हो ना शार्पली इंक्रीज मिलता है उसमें धीरे धीरे। और एक टर्म आपने देखी होगी कि मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मैक्सिमम, मतलब जितना आप डाइल्यूशन बढ़ाते जाओगे ना वहाँ कंडक्टेंस मैक्सिमम मिलेगी। ठीक है, और Debye-Aguilon-Sagar इक्वेशन ये किसके लिए वैलिड थी, सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, आपने ग्राफ भी प्लॉट करता था। एवरी लार्ज इंक्रीज कंडक्टेंस डाइल्यूशन नियर इनफाइनाइट। अब ये आपको स्ट्रेट लाइन का बता रखा है, कब ये कौन सा ग्राफ होगा आपका, नॉन लिनियरिटी क्यों आ जाती है वीक इलेक्ट्रोलाइट में, सडनली आप देखते हो ना कंसंट्रेशन कम करने से एकदम से। स्ट्रॉन्ग में तो एकदम से आयन सारे टूट जाते हैं, वीक में तो ऐसा नहीं होता ना, कंप्लीटली आयन डिसोशिएट नहीं हो पाते। फिर उसके लिए कोलार्स लॉ आता था, आपने पढ़ा होगा कोलार्स लॉ। कोलार्स लॉ वैलिड किसके लिए होता है, ओनली इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए, डिसोसिएशन कंप्लीट। ने सिंपल सी बात बोली थी, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस निकालना तो 2 चीज़ों का सम होगा, कैटाइन कितना और एनाइन दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन। बट जब आपके बोर्ड में न्यूमेरिकल आते हैं तो 3 से 4 कंपाउंड दे देंगे आपको मिक्स करके, आपको जोड़ सोचना होगा कैसे क्या जोड़े घटाएं कि निकाल पाएं हम। ठीक है, ये अलग अलग एग्जांपल्स दे के आपको बता रखा है। एप्लीकेशन इसकी हेल्प से आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हो, कितने मॉलिक्यूल आयनाइज हुए। ये फॉर्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड न्यूमेरिकल्स फ्रिक्वेंटली आस्क फ्रॉम योर बोर्ड एग्जाम्स। एंड सोलिबिलिटी प्रोडक्ट 1000 KYC वैल्यू गिवन होगी। नेक्स्ट आपको कंडक्टेंस का बता रखा है किस में ज़्यादा होगा। ठीक है, A का ज़्यादा होगा B का, क्योंकि डिसोसिएशन जितना फास्ट होगा उतने आयन ज़्यादा टूटेंगे तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगा ना आपका, इसी टाइप से। नेक्स्ट सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है आपका एंड कंडक्टेंस वाली वैल्यू, तो K स्पेसिफिक का जो रिलेशन में फार्मूला था K × 1000 मोलर कन, सारी चीज़ गिवन है, तो ये आप देख लेना एक बार। ठीक है, तो यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिल सकता है। फैक्टर इफेक्टिंग में पूछ ले, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस किसकी वजह से था, आयन के फ्लो से। एक तो अट्रैक्शन, एक तो मान लो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो उनके बीच में तो इतना टूट नहीं पाएंगे आयनों में, तो इसका मतलब कंडक्टेंस घट जाएगी। पोलरिटी भी डिपेंड करती है, जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ता है ना तो आयनाइजेशन बढ़ेगा आपका। विस्कोसिटी बढ़ाओगे तो कंडक्टेंस घटेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा विस्कोस होगा तो वो कम मूव कर पाएंगे तो कंडक्टेंस कम मिलेगी। ऐसे टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है, हाइड्रेशन से साइज जितनी बड़ी होगी उतना छोटा होगा, डाइल्यूशन से डाइल्यूशन करोगे तो कंडक्टेंस कैसे बढ़ती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा ना तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगी, और वीक वाले में भी कंडक्टेंस इनकी। तो ये आपको देख लेने एक बार फैक्टर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 मार्क्स क्वेश्चन। रिप्रेजेंटेशन का भी बताया था, एनोड होता है, बीच में 2 लाइन है ना, ये साल्ट ब्रिज को दिखा रखी है, और इस साइड कैथोड। एनोड ऑक्सीडेशन और कैथोड रिडक्शन।
तो आज की वीडियोस आपको कंप्लीट वॉच करनी है। इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के डिटेल वाइज हम कंप्लीट बता रहे हैं, 46 पेज की है। आपको ज़रूरत हो तो आप बता देना, हम टेलीग्राम चैनल पे PDF शेयर कर देंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप देखते हो, फिर ये अलग अलग देखो, आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ेंगे मेटल का, कौन अच्छे से ऑक्सीडाइज जल्दी हो जाता है, कौन लेस है। देखो अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में दो होता है कि मेटल या तो नेगेटिव ले लिया पॉजिटिव, वो सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में देखा जाता है कैसा पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। वो दो टाइप का होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन जहाँ लॉस हो रहे हो, रिडक्शन गेन हो रहे हो। ये आपको अलग अलग एग्जाम्पल दे के बता रखा है। साल्ट ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हमने ऊपर ही बता दी थी, किस टाइप की होती है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट कैसा लेते हैं और क्या नहीं करने देती, कंप्लीट करना इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ये काम आपको कर लेने। 2 मार्क्स का काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन रहता है एग्जामिनर का। स्टैंडर्ड कंडीशन देखो, आपने देखा होगा जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो ना, तो एक का नहीं निकाल सकते, 2 की जरूरत। तो एक हम स्टैंडर्ड लेते हैं जिसको C बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसका खुद का 0 होता है, और जिसका निकालना होता है वो दूसरे बीकर में भरते हैं हम। ठीक है, अगर आप साल्ट ब्रिज को निकाल लोगे ना तो करंट 0 ड्रॉप हो सकता है। और आईयूपैक कन्वर्जन के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल रिडक्शन दोनों में माइनस का रिलेशन होता है। 2 फार्मूले बताते हैं हम आपको EMF निकालने के। एक तो फार्मूला होता है जब माइनस वाला यूज करोगे तो वो कब यूज करते हैं, जब कैथोड एनोड का दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल यूज कर रहे हो। अगर आप प्लस वाला यूज कर रहे हो तो वही तब यूज करना होता है जब एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैथोड पे रिडक्शन। ठीक है, यहाँ से न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिल लेते हैं पेपर में, तो ये आपको अच्छे से देख लेना है। देखिए न्यूमेरिकल्स भी आया हुआ है आपका एक, क्या क्वेश्चन है, कोई सेल रिएक्शन है, Cerium+4 कोबाल्ट से Cerium+3 जा रहा है। ई नोट सेल दे रखा है आपको, वैल्यू बतानी है इसकी। तो ई नोट सेल पहले से दे दिया, सीरियम का निकालना था एक का, तो ये सीधा है, कई बार मिक्स करके मिल सकते हैं आपको। ठीक है, और याद रखना गिब्स फनी एनर्जी EMF में क्या रिलेशन होता है, -NF ई नोट का। N इलेक्ट्रॉन चेंज होता है, फैराडे कांस्टेंट होता है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए साइन MCQ में पूछ ले, गिब्स एनर्जी माइनस रहेगी, EMF प्लस रहेगी, नॉन स्पॉन्टेनियस उल्टा। इक्विलिब्रियम में दोनों ही 0 रहते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या करते हैं हम, रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से अरेंज करते हैं। जैसे लिथियम है आपका, ठीक है, और सबसे नीचे कौन आता है आपका, हाइड्रोजन का देखोगे तो वो तो 0 ही होता है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसीलिए उसका यूज करते हैं। देखिए अब यहाँ पोटेंशियल की वैल्यू सभी को तो एग्जैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन आप एक जर्नल ट्रेंड याद रखना ताकि आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी कि किसका ज़्यादा होता है, लिथियम का है आपका। अगर आपको चेंज करना हो ना ऑक्सीडेशन से, तो लिथियम एक स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होता है आपका, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, और फ्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। देखिए इसकी वैल्यू सबसे माइनस में, -3.05 स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है लिथियम, और फ्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाइड्रोजन बीच में आता है। एक बात और याद रखना, रिडक्शन पोटेंशियल जितना नेगेटिव होगा ना, उतनी उसकी टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की बढ़ती जाती है, मतलब उतना ही बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको कई बार 3-4 दे दें, निकालना पूछ ले तो आप बता सकते हो पोटेंशियल के हिसाब से। फिर सबसे फेवरेट क्वेश्चन नर्नस इक्वेशन। नर्नस इक्वेशंस कब यूज़ की जाती है, जब कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं होती। और याद रखना स्टैंडर्ड कंडीशन उसको बोलते हैं जब टेम्परेचर 298 हो, कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, ठीक है, प्रेशर 1 atm या बार। ये रिलेशन दिखा रखा आपका गिब्स एनर्जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, यहाँ से न्यूमेरिकल मिलेगा। और ये याद रखना 0.059 तब लेते हो जब स्टैंडर्ड कंडीशन हो, टेम्परेचर 298। मान लो न्यूमेरिकल आपको 300-400 केल्विन पे दे दे, तो भाई यहाँ पे आप 2.303 RT यूज़ करोगे, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जैसे मान लो ये न्यूमेरिकल आ गया कि EMF निकालो डेनियल सेल की, EMF आपको दे दी नॉर्मल, ई नोट सेल दे रखी है, लोग इक्विलिब्रियम, ये जो Zn+2 पर क्यों आया, क्योंकि ये K होता है। K का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर, नीचे रिएक्टेंट। आपको पता है सॉलिड वालों की 1 होती है, लिखने की जरूरत नहीं थी, Zn+2 की देर की कॉपर सोल्व कर लोगे। और याद रखना log 1 से लेकर 10 तक आपको रिमाइंड करनी पड़ेंगी वैल्यू, जैसे log 1 0 है, log 2 0.30 है, 3 0.4 समथिंग 5, ऐसे 10 तक, तभी आपका काम चल पाएगा। एप्लीकेशन नर्नस इक्वेशन की हेल्प से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप निकाल पाते हो। पीएच का भी हम निकालते हैं, पीएच का भी एक रिलेशन होता है। ठीक है, पीएच वैसे माइनस log H प्लस होता है ना 0.05, तो ये उसकी एप्लीकेशन है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर आपको निकालना हो तो ये फार्मूला याद रखना, ई नोट सेल 0.059/n log K। K इक्विलिब्रियम उस साइड जाएगा तो एंटी लॉग में वेके, ये लास्ट रिलेशन आ जाएगा। तो ये इसकी एप्लीकेशन ही है, यहाँ से भी न्यूमेरिकल आ जाए। ऐसे ही कंसंट्रेशन सेल जब इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन की बता रखी है, जो हम SC को यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड को, ठीक है, क्योंकि इसका खुद का क्या होता है 0 है, तो ये इम्पैक्ट नहीं डालेगा रिएक्शंस पे। और ये दोनों टाइप से बिहेव कर सकती है, ऑक्सीडेशन भी हो सकता है इसका, रिडक्शन भी। तो आपको दोनों रिएक्शन देख लेनी है। प्लेटेनियम की हम इसकी अगर आप डायग्राम देखते हो ना, तो क्या करते हैं, प्लेटेनियम ब्लैक पीस लेते हैं और इसका काम क्या होता है, हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब करना, और ग्लास ट्यूब से हाइड्रोजन गैस को भरते हैं और फिर यहाँ पे इसका चेक करते हैं।
ठीक है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए आपको प्रेशर कंसंट्रेशन के टर्म में बता रखा है। अगर कंसंट्रेशन सेल हो तो वहाँ पे C1 C2 आ जाते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, देखो डैनियल सेल में तो बीकर 2 थे, बट इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एक ही बीकर होता है, उसी में दोनों इलेक्ट्रोड रखी होती हैं और फिर आप यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, केमिकल में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत पड़ती है क्योंकि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। अब इसमें आपके एनसीईआरटी में 3 से 4 हैं कि NaCl है, एक्वस NaCl है, इनका डीकम्पोजिशन पे क्या होगा। देखो अब मोल्टन NaCl मतलब प्योर NaCl और कोई आयन, 2 ही आयन है, Na प्लस और Cl, तो अब आपकी टेंडेंसी होगी कि एनोड पे Na जाए या Cl, तो याद रखना है कि NaCl अकेला है ना, तो कैथोड पे तो सोडियम मिलेगा, एनोड पे Cl मिलेगा, पोटेंशियल के हिसाब से डिसाइड होते हैं। अगर एक्वस आ जाए तो एक्वस मतलब वहाँ पानी भी आ गया, तो अब Na प्लस आयन हो गया, Cl हो गया और वाटर हो गया, तब आपको क्या देखा जाता है, कैथोड पे तो Na प्लस और इलेक्ट्रॉन रिएक्शन। देखो ये रिएक्शन हमने आपको पहले भी एक्सप्लेन की हुई है, तो ये आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी क्योंकि एनसीईआरटी में आपके स्पेशली मेंशन है ये 3 एग्जाम्पल, एक एक्वस कॉपर सल्फेट का है, H2SO4 का और ये इलेक्ट्रोलाइसिस वाले, तो ये अच्छे से देख लेना। नहीं समझ आए तो आप कमेंट करके बता दें। फैराडे फर्स्ट लॉ हमने पहले ही आपको बता दिया था, ये हो चुका है आपका। फैराडे सेकंड लॉ के बता दिए थे, यहाँ से न्यूमेरिकल्स अलग अलग एग्जाम्पल्स देखे इस PDF में और मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ये अच्छे से देख लेना, 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल आपको मिलेगा। फिर आपको यहाँ पे बता रखा है, देखो वोलेटिक सेल, अब ये बैटरी वाले पार्ट से आता है। 2 टाइप की बैटरी पढ़ते हो, एक होती है प्राइमरी सेकेंडरी। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत सारा यूज़, आप फोन में की बैटरी लगा लो, अपने अलार्म घड़ी के लगा लो, वॉच की लगा लो। देखो कई तो क्या होते हैं जो हम सेल डालते हैं, एक बार यूज़ कर लिया खराब हो, जैसे मान लो आपके फ़ोन अपना चार्ज कम हो गया, हम फिर से लगा लेते हैं, हो गया रिचार्ज। लेकिन अगर मान लो अपने वॉच का सेल है वो खराब हो गया या रिमोट का है, तो दोबारा तो ठीक नहीं कर पाते ना। तो प्राइमरी सेल तो एक बार यूज़ कर ली, दोबारा रिचार्ज नहीं हो सकती। उसके 2 एग्जाम्पल हैं, डाई हो गया मर्क्यूरी। सेकेंडरी सेल एक बार रिचार्ज होने के बाद दोबारा डिस्चार्ज हम कर सकते हैं, इसमें दोनों रिएक्शन है। तो ये डैनियल सेल की रिएक्शन बता रखी है कि कैसे, और ये याद रखनी पड़ेगी आपको कि कैथोड एनोड पे क्या रिएक्शन होती है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेते हो। ठीक है, बाहर वाली जो कैपिंग है वो हम किसकी लेते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो इनकी रिएक्शन याद रखनी है और इलेक्ट्रोलाइट याद रखना। ऐसे ही आपकी ये दिखा रखी है कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी। एनोड पे ऑक्सीडेशन है, वो जिंक वाला पोर्शन होता है, Zn किस में कन्वर्ट होता है, Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन, ये नीचे रिएक्शन है। तो इनके लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है, आपको याद ही रखना पड़ेगा, 3-4 बार देखोगे तो हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंडरी रिचार्ज वाले में, अब देखिए एक बात याद रखना, अगर आपको डिस्चार्ज और रिचार्ज एक याद रख लेना, डिस्चार्ज में अपोजिट हो जाएंगी रिचार्ज करनी हो। जैसे अब लेड स्टोरेज बैटरी है, तो डिस्चार्जिंग में क्या थी, लेड है, लेड O2 H2SO4, क्या बना है, लेड सल्फेट, कैथोड वाली। दोनों नेट सेल रिएक्शन याद रख लेना, वो करनी हो तो उसकी रिवर्स कर देना, और इनके को यूज़ भी याद रख लेना कि कहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सेकेंडरी सेल का कहाँ यूज़ कर रहे हो। ठीक है, ये आपको जैसे आपने इन्वर्टर में देखा होगा, जब भी आपने इन्वर्टर में पानी वगैरह डालोगे तो 6 होते हैं ना आपके, तो 1-2 वोल्ट दे देते, टोटल 12 वोल्ट प्रोवाइड करती हैं आपकी। ठीक है, ये लेड स्टोरेज बैटरी जो इन्वर्टर में होती है। निकल कैडमियम, इसकी रिएक्शन कैथोड पे और एनोड पे, और नेट सेल रिएक्शंस आपको दिखा रखी है। नेक्स्ट फ्यूल सेल्स हैं, यहाँ पे जो कंबस्टन ऑफ फ्यूल से प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। फ्यूल जैसे हाइड्रोजन हो गया, मीथेनॉल हो गया, अलग अलग टाइप की, और सबसे मोस्ट कॉमन हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन करके ये आप देखते हो। फिर कोरोजन लास्ट स्टेप में, ये तो आप 10th क्लास में पढ़ते आते हो। कोरोजन में मेटल का कोरोड होना, जैसे ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में पानी हो गया, मॉइस्चर। आपने सबसे बेस्ट एग्जांपल लोहे का पढ़ा होगा, आयरन का, देखते हो ना, लोहे पे जंग लग जाता है, रेडिश ब्राउन परत आ जाती है, Fe2O3 जिसको फार्मूला बोलते हैं। उसकी स्टेप्स भी आपके पढ़ाते थे कि कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो। सैक्रिफाइशियल कोटिंग करते हैं, अगर आप जिंक की कोटिंग करते तो उस प्रोसेस का नाम होता था गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, ज़्यादा एक्टिव मेटल से आप कर दो, या फिर कैथोडिक प्रोटेक्शन होता है, कंटिन्यूस अप्लाई की जाती है चार्ज मेटल की ताकि पॉजिटिव आयन डिप्लेशन हो, वो कर दो। ये अलग अलग स्टेप्स हैं, और लास्ट में ये आपने आपको न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, फैराडे फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ की। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी के आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म थी वो सारी आपको आज की वीडियोस में मिल गई। कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। तो थैंक्स स्टूडेंट्स वॉचिंग करने के लिए। तो कुछ समझ नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हो। चैप्टर की ओवरऑल समरी है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड कौन सी सेल, कब गैल्वेनिक सेल क्या होगी, वोल्टिक, स्पॉन्टेनियस, रिप्रेजेंटेशन, इनोड सेल,